आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 7 बातों के बारे में जिसको आपको ध्यान में रखने हैं बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी पर्सनल लोन। आपको कभी भी पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है तो आपको इन 7 बातों को ध्यान में रख के ही पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है। तो बिना किसी देर के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, आपको पर्सनल लोन क्यों चाहिए? आपको फर्स्ट सवाल अपने आप से ये पूछना है कि मुझे एक्चुअली में पर्सनल लोन की क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे पर्सनल लोन क्यों चाहिए। जब ये सवाल आप अपने आप से करोगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे एक्चुअली में फैमिली में कोई एक्सपेंसेस है इसलिए करना है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सपेंसेस है बट एक्सपेंसेस नहीं है फिर भी मैं पर्सनल लोन के लिए सोच रहा हूँ। तो ये सवाल आपको अपने आप को पूछना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या सही में पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है। आपको अपने आप को यही पूछना है कि मुझे पर्सनल लोन क्यों चाहिए। तो आपको जवाब मिल जाएगा कि मुझे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, क्या फैमिली में कुछ खर्चे इसलिए चाहिए, या फिर ऐसे ही बैंक या फाइनेंस कंपनी में से कॉल आया था और आप सोच रहे हो कि पर्सनल लोन मुझे अभी सही रेट पे मिल रहा है तो चलो मैं ले लेता हूँ, कहीं ऐसी गलती तो नहीं है। तो आपको ये सवाल अपने आप को जरूर पूछना है कि मुझे पर्सनल लोन क्यों चाहिए। जब आप ये सवाल अपने आप से करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि आपको लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन अपने आप से ये पूछना है कि मुझे कितनी लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। जब एक बार आपको फिक्स हो गया, आपको पता चल गया कि मुझे क्यों लोन लेना है, तो ऑब्वियसली आपको ये भी पता चलना चाहिए कि आपको एक्चुअल में कितनी लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, हमें कितना लोन अमाउंट चाहिए। देखिए, हमें जितना भी लोन अमाउंट चाहिए उतना ही लेना है, या फिर हमारी एलिजिबिलिटी जितनी है उतना, दोनों में से जो भी कम हो हमें उतना लोन लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं और मान लीजिए कि आपकी 5 लाख की रिक्वायरमेंट है, तो आपको पता चल गया कि मुझे 5 लाख की रिक्वायरमेंट है, तो अब जब भी आप अप्लाई करोगे तो आप उसी तरीके से बात करोगे कि मुझे 5 लाख की रिक्वायरमेंट है, आप मुझे कैसे दोगे। आप उनको ये भी पूछ सकते हो कि मुझे 5 लाख की रिक्वायरमेंट है तो मेरे EMIs क्या आएंगे। तो जब आपको लोन अमाउंट का पता होगा तो आपको कैसे पिच करना है, कैसे बात करनी है, वो समझ में आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये देखा है कि लोग ऐसे बात करते हैं कि मुझे कितना लोन मिलेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई सही तरीका नहीं है लोन लेने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि मुझे कितना लोन चाहिए, और जितना लोन चाहिए आपको बस उतने ही लोन अमाउंट के लिए अप्लाई करना चाहिए, उतने ही लोन अमाउंट के लिए ट्राई करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे कितना मिलेगा। काफ़ी टाइम पे ऐसा भी होगा कि आपकी रिक्वायरमेंट 5 लाख की होगी, वो आपको 7 लाख की लोन चिपका देंगे, और ऐसा भी होगा कि आपकी रिक्वायरमेंट 5 लाख की होगी और वो आपको 3 लाख की लोन देंगे। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार ही आपके लोन के लिए अप्लाई करना है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कितनी लोन अमाउंट के लिए आप एलिजिबल हो। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी लोन एलिजिबिलिटी क्या है। आप बैंक या फाइनेंस कंपनी में भी पूछ सकते हो कि मेरी एलिजिबिलिटी क्या है, और मैं आपको एक आसान सा तरीका भी सिखा देता हूँ जिससे आप अपनी एलिजिबिलिटी को काउंट कर पाओगे। मान लीजिए कि आपकी सैलरी 20,000 है, ऑन हैंड 20,000 है, आपके PF और सब कुछ कट के आपके हाथ में अभी 20,000 आ रहा है, तो इस 20,000 का 35% यानी 7,000 रुपये, इस अमाउंट से बड़ी अमाउंट का EMI अपना नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर उतना EMI बनता है या फिर उससे कम EMI बनता है तो उस केस में आपने जो भी लोन लिया है उसके लिए आप एलिजिबल हो, और फ्यूचर में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब नहीं होगी इस लोन की वजह से। तो इस वजह से आपको अपनी एलिजिबिलिटी पता होनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे दर्जनों एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहाँ पे लोगों ने अपनी एलिजिबिलिटी से ज़्यादा अमाउंट का लोन लिया है और वो बर्बाद हो गए हैं। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको अपनी जो भी एलिजिबिलिटी है उतना ही लोन लेना है। अब यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि आपकी एलिजिबिलिटी है 10 लाख की लोन के लिए और आपकी रिक्वायरमेंट है 5 लाख की, तब इस केस में आपको 5 लाख का लोन लेना चाहिए। ठीक है, हमेशा एक बात याद रखनी है, आपको अपनी लोन एलिजिबिलिटी एंड आपकी रिक्वायरमेंट, इन दोनों में से जो भी अमाउंट छोटी हो उतनी ही अमाउंट का लोन लेना चाहिए।
इस पॉइंट को प्लीज आप लिख के रख लीजिए, फ्यूचर में आपको बहुत काम आएगा। फोर्थ पॉइंट है आपको कितना लोन अमाउंट ऑफर किया जा रहा है। तो जो भी बैंक या फाइनेंस कंपनी में आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां से आपको एक्चुअली में कितनी लोन अमाउंट वो लोग ऑफर कर रहे हैं वो भी आपको देखना है। देखिए मैंने पहले ही आपको बता दिया, मैं फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है और आपकी जो भी एलिजिबिलिटी है उन दोनों में से जो भी कम है हमें उतने अमाउंट का ही लोन लेना चाहिए। साथ ही साथ लोन अमाउंट आपको कितनी ऑफर की जा रही है उसके ऊपर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि आपको फैमिली में कोई ऐसा एक्सपेंस आ गया है, उसके लिए एक पर्सनल लोन चाहिए, तो आपको पता है, आपने काउंट किया हुआ है कि आपको 5 लाख की रिक्वायरमेंट है और बैंक और फाइनेंस कंपनी आपको 3-3.5 लाख ऑफर कर रहे हैं, तो आपको पता है कि मुझे 5 लाख की रिक्वायरमेंट है, मेरी एलिजिबिलिटी भी 5 लाख है, बट बैंक और फाइनेंस कंपनी मुझे केवल 3 लाख रुपए ऑफर कर रही है। तो इस केस में आपको लोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लोन लेने से भी आपका जो पर्पस है वो फुलफिल नहीं हो रहा। तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम होगा, आप 3-3.5 लाख की लोन ले लोगे और उसके बाद दूसरे जो 1.5 लाख की रिक्वायरमेंट है उसके लिए आप फिर से पैसे ढूंढने के लिए निकल जाओगे। तो इसमें यह होगा कि मेन गोल है वो भटक जाएगा, आपका पैसा गलत जगह के पे खर्च हो जाएगा। तो आपको ये बहुत ही सोच समझ के अप्लाई करना है, और जब वो लोग आपको लोन ऑफर कर रहे हैं तब भी आपको बहुत ही सोच समझ के वो लोन एक्सेप्ट करना है। अगर हमारी रिक्वायरमेंट 5 लाख की है तो 5 लाख के 90 या 80% परसेंटेज तक लोन ऑफर करते तो लेना चाहिए, बट उससे भी कम कर रहे हैं तो नहीं लेना चाहिए। मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर 5 लाख की ऑफर कर रहे हैं, 5 लाख की रिक्वायरमेंट है और उनकी ऑफर 4 लाख 4.5 लाख है, तो इस केस में आप उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हो। बट वहीं पे 5 लाख की रिक्वायरमेंट है और आपको 2-2.5 लाख आप ऑफर कर रहे हैं, तो आपको वो लोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे आपका जो पर्पस है वो फुलफिल नहीं होता और आपका जो काम है वो नहीं बनेगा। फिफ्थ पॉइंट है कि मार्केट में क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है और आपको कौन सा इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जा रहा है। आपको ये भी अपने आप को पूछना है और आपको जानना है कि मार्केट में अभी क्या ऑफर चल रही है। जब आपको पता होगा कि मार्केट में इस रेट पे लोन मिल जाता है, तब आप बहुत ही अच्छे से नेगोशिएट कर पाओगे अपने लिए और एक अच्छी डील निकाल पाओगे। मेरा कहने का ये मतलब है कि आपको कम इंटरेस्ट पे सही अमाउंट लोन पे मिल जाएगा, जिसके EMIs आप बड़ी आसानी से पे कर पाओगे और आपकी लाइफ इस लोन की वजह से डिस्टर्ब नहीं होगी। 6th एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है लोन टेन्योर क्या है। आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कितने नंबर्स ऑफ EMIs पे करने हैं। मैं आसान भाषा में समझाना चाहता हूँ कि आपके एक्चुअल में EMIs कितने हैं, ये आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे आज तक कितने सारे लोग मिले होंगे जिनको मैं पूछता हूँ कि आपके नंबर ऑफ EMIs कितने हैं, तो वो बोलते हैं सर शायद 24 होंगे, शायद 30 होंगे, शायद 36 होंगे। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जब भी आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एक बात समझ लीजिए कि बैंक और फाइनेंस कंपनी एक ऐसा पर्सन है जिसको लोन देना है और आप एक ऐसा पर्सन हो जिसको लोन चाहिए। तो कभी भी ये मत सोचो कि वो पैसे दे रहे हैं तो हमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना, ऐसा नहीं है। हमें उनको पूछना है कि भैया मुझे बताओ कि कितने EMIs आप लोगे, ठीक है, आप मुझे कितना पैसा दोगे और मुझसे कितना इंटरेस्ट वसूल करोगे। ये सारे क्वेश्चन आपको उनको पूछने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको रिक्वायरमेंट है और वो आपको फ्री में पैसा नहीं दे रहे, वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। अगर टाइम पे EMIs पे नहीं कर पाओगे तो वो लोन EMI ड्यू चार्ज भी लेंगे, उसके ऊपर GST भी लेंगे। तो ये समझ लीजिए कि आपकी और उनकी दोनों की रिक्वायरमेंट है, इसलिए आप लोग मिल रहे हो। तो कभी भी लोन के लिए जाए तो बैंक और फाइनेंस कंपनी में ऐसा नहीं है कि वो जो बोले वही फाइनल, ऐसा नहीं होता। हमें पूछना है, उनको सवाल करने हैं। वो बोलेंगे 60 EMIs है, आप बोलो नहीं 60 नहीं चाहिए, मुझे 48 EMI कर दो, तो वो लोग उस अनुसार करेंगे। पर जब आप बोलोगे तब होगा, ठीक है। जब आप EMIs के नंबर भी कम करवाओगे तो ऑब्वियसली आपका इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। तो ये सब आप उनको तब पूछ पाओगे जब आप जानते होंगे कि कैसे काम करता है, ठीक है। और उसके लिए आपको मेरा वीडियोस देखने चाहिए। 7th पॉइंट है कि आपका लोन
ईएमआई अमाउंट कितना है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरा ईएमआई कितनी अमाउंट का है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया, तो 5 लाख रुपए का आपने लोन लिया है और उसके 60 ईएमआईज है, 5 साल की लोन है तो 60 ईएमआईज है। अब 10,000 का एक ईएमआई है, तो आपने 60 मल्टीप्लाई बाई 10,000, तो आपने टोटल 6 लाख रुपीज पे करोगे। ठीक है, आपने 5 लाख रुपए लोन पे लिया है, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि 5 लाख मैंने लिया है, 6 लाख मैंने पे किया है, तो 1 लाख रुपए मेरा इंटरेस्ट में गया। बट ये कब समझ में आएगा? तभी समझ में आएगा जब आप उनको पूछोगे कि मेरा नंबर ऑफ ईएमआईज कितना है, मेरा ईएमआई का अमाउंट कितना है। जब ये पूछोगे तभी आपको समझ में आएगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब आप इस तरीके से पूछोगे तो आपका कितना इंटरेस्ट टोटल जा रहा है वो आपको समझ में आएगा, और उसके बेसिस पे आप काउंट कर पाओगे कि एक्चुअल में मुझे कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा रहा है। क्योंकि फाइनेंस कंपनी में और बैंक में काफ़ी टाइम पे वो लोग आपको ऐसे बताते हैं कि आपको कुछ 70 पैसे के आसपास इंटरेस्ट जाएगा, आपका कुछ 1 रुपये के आसपास इंटरेस्ट जाएगा, तो इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं चलता। बट जब आप कैलकुलेट करते हो तब आपको समझ में आता है कि इन्होंने तो मुझे बोला था 1-2% लूँगा, बट मेरा तो इंटरेस्ट जा रहा है 40%, मेरा इंटरेस्ट जा रहा है 15%, मेरा इंटरेस्ट जा रहा है 10%। मार्केट में इन सभी इंटरेस्ट रेट पे पर्सनल लोन मिल रहा है जो भी मैंने अभी बोले। तो आपको ध्यान रख के पर्सनल लोन लेना है। अगर आपने बड़ी अमाउंट मतलब बड़ा इंटरेस्ट रेट पे पसंद कर लिया लोन के लिए तो भैया मुझे माफ़ करना, बट आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। मुझे नहीं लगता उस लोन के चंगुल में से आप आसानी से निकल पाओगे जिसको आप हाई इंटरेस्ट रेट पे ले लोगे। ठीक है, मार्केट में अभी पर्सनल लोन 40% तक मिल रहा है, तो प्लीज़ मार्केट को स्टडी कीजिए और जहाँ पे आपको कम इंटरेस्ट रेट पे अमाउंट मिलता है वहीं से लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ 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 अपने दोस्तों को जिनको लगता है आपको कि उनको रिक्वायरमेंट है इस वीडियो को एक बार देखना चाहिए, उनको रेकमेंड कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।